कभी सोचा है कि जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है हाँ तो एक्सरे मशीन में एक टूटी हुई सफेद लाइन कितनी साफ दिख जाती हाँ, बिल्कुल एकदम साफ दिखती है। है ना? डॉक्टर बस उस तस्वीर की तरफ इशारा करता है और बता देता है कि भाई समस्या यहाँ है। लेकिन जब हम इच्छा शक्ति की कमी या टाल मटोल की आदत की बात करते हैं तो कोई एक्सरे मशीन काम नहीं आती है। सही कहा। एक टूटा हुआ अनुशासन पूरी तरह से अदृश्य होता है। एग्जैक्टली तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अदृश्य समस्या का एक तरह से बहुत ही वैज्ञानिक एक्सरे करने वाले हैं। हमारा स्रोत है डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन, हाउ टू यूज सेल्फ कंट्रोल एंड मेंटल टफनेस टू अचीव योर गोल्स। और हमारा मिशन ये समझना है कि सेल्फ डिसिप्लिन या आत्म अनुशासन कोई किस्मत से मिली जादुई शक्ति नहीं है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से जीव विज्ञान और मनोविज्ञान की वायरिंग का खेल है जिसे हम सभी डिकोड कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये अनुशासन को किसी प्रेरणादायक पोस्टर के सुविचार की तरह नहीं देखती। इसके बजाय ये सीधे दिमाग के अंदर झांकती है। मतलब वो एफएमआरआई स्कैन वाला हिस्सा। हाँ वही। जब हम कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो आज मुश्किल है लेकिन कल फायदा देगा, तो स्कैन में हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होकर चमकने लगता है, जो हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो भविष्य की योजनाएं बनाता है, राइट? बिल्कुल। और ये साबित करता है कि अनुशासन हमारे डीएनए में पहले से फिक्स कोई चीज नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है जिसे जीव विज्ञान के नियमों के तहत विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अनुशासन के बारे में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग मानते हैं कि ये जन्मजात होता है, जो कि पूरी तरह गलत है। हाँ। और अगर ये एक कौशल है तो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण वो स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट है। इस अध्ययन में छोटे बच्चों को एक कमरे में ले जाकर उनके सामने एक मार्शमैलो रखा गया था। हाँ, और नियम ये था कि अगर वे शोधकर्ता के वापस आने तक उस मार्शमैलो को खाने से खुद को रोक लेते हैं तो उन्हें इनाम में एक और मार्शमैलो मिलेगा। राइट, जिसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन या तुरंत मिलने वाली खुशी को टालना कहते हैं। और जिन बच्चों ने ऐसा किया उन पर कई दशकों तक नजर रखी गई और नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। बिल्कुल। नतीजा ये निकला कि उन बच्चों का न सिर्फ करियर ज्यादा सफल रहा, बल्कि उनका स्वास्थ्य और तनाव झेलने की क्षमता भी बहुत बेहतर थी। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि उन सफल बच्चों ने ऐसा कैसे किया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ दांत बीचकर अपनी इच्छा को नहीं दबाया, बल्कि अपना ध्यान भटकाने की तकनीकें खोजी। लाइक कोई बच्चा दूसरी तरफ देखने लगा तो किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वाह, मतलब ये इच्छा शक्ति का एक बहुत ही व्यवहारिक इस्तेमाल था। हाँ, लेकिन इच्छा शक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो 24 घंटे एक ही स्तर पर बनी रहे। मनोवैज्ञानिक विल बोमेसियर का शोध इस बात को गहराई से समझाता है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने इच्छा शक्ति की थकान या विल पावर फटीग का सिद्धांत दिया, जो बताता है कि आत्मनियंत्रण लगातार इस्तेमाल होने पर शारीरिक थकान की तरह ही काम करता है। तो विल पावर फटीग मतलब क्या हमारी इच्छा शक्ति एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है जो सुबह सो के उठने पर 100% चार्ज होती है? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दिन भर लालचों का सामना करते हैं, लाइक सुबह मीठा खाने से खुद को रोकना या काम के बीच सोशल मीडिया न चलाना, तो ये बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होकर शाम तक 0% पर आ जाती है। ये बैटरी वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बार जब हम किसी इच्छा को दबाते हैं तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भारी मात्रा में ग्लूकोज और ऊर्जा की खपत करता है। अच्छा, तो मतलब वो सच में थक जाता है? बिल्कुल। जब ये ऊर्जा कम होने लगती है तो दिमाग का ये तार्किक हिस्सा थक जाता है और नियंत्रण छोड़ देता है। इसलिए इच्छा शक्ति की सुरक्षा या विल पावर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो जब शरीर थका हुआ या भूखा होता है तब क्या होता है? तब दिमाग का ऊर्जा स्तर गिर जाता है और वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अरे, शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान को बहुत तेज भूख लगी हो तो उसे कभी भी सुपरमार्केट में ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। जब पेट खाली होता है तो इंसान का तार्किक दिमाग पीछे हट जाता है और आदि मानव वाला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। और उस समय भविष्य के स्वास्थ्य की चिंता कोई मायने नहीं रखते। हाँ, दिमाग सिर्फ तुरंत कैलोरी चाहता है, इसलिए लोग बिना सोचे समझे इम्पल्सिव फैसले लेते हैं और कार्ट में सिर्फ जंक फूड भर लेते हैं। सही बात है। तो अनुशासन का असली अर्थ हर वक्त अपनी इच्छाओं से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के माहौल को ऐसा डिजाइन करना है जहां लालच कम से कम हो। लाइक अगर फोन काम की मेज पर होगा ही नहीं तो उसे चेक करने से खुद को रोकने में बैटरी खर्ची नहीं होगी। एकदम सही। तो यार, अगर हमारे पास ये स्मार्टफोन की बैटरी है और हम जानते हैं कि इसे कैसे बचाना है,
फिर भी हम बुरी आदतों में क्यों फंसे रहते हैं? यही तो मनोविज्ञान का खेल है। मतलब अगर हमारा जीव विज्ञान हमें ये बैटरी देता है जिसे चार्ज रखा जा सकता है, तो कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक ग्लिच या खराबी जरूर है जो इस पूरी प्रणाली को ओवरराइड कर देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। जीव विज्ञान हमें क्षमता जरूर देता है, लेकिन हमारा मनोविज्ञान अक्सर हमारे सामने अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है। जैसे कि किताब में स्टेटस को बायस यानी यथास्थिति पूर्वाग्रह का गहराई से विश्लेषण किया गया है। हम इंसानों का प्राकृतिक स्वभाव है कि हम बदलाव से बहुत ज्यादा घबराते हैं। मतलब? हम जो चल रहा है उसी में रहना चाहते हैं। हाँ, जो स्थिति जैसी चल रही है, चाहे वो लंबी अवधि में कितनी भी नुकसानदायक क्यों न हो, हम उसी में टिके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानी पहचानी होती है और उसमें कोई अप्रत्याशित खतरा नहीं होता। और इसी के साथ संक कॉस्ट फैलेसी या डूबी हुई लागत का भ्रम भी जुड़ जाता है ना। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें बहुत से लोग ताउम्र फंसे रहते हैं। बिल्कुल, फंसे रहते हैं। लोग ऐसी नौकरियों में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं जहां उनका शोषण हो रहा हो, या ऐसे व्यापार में पैसा लगाते रहते हैं जो लगातार घाटा दे रहा हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसमें अपना बहुत सा समय, पैसा या भावनाएं पहले ही निवेश कर दी होती हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर अब उन्होंने रास्ता बदला तो उनका पिछला सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा। और इस बर्बादी के डर को मनोविज्ञान में लॉस एवर्जन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि इंसानी दिमाग को कुछ नया हासिल करने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा दर्द किसी पुरानी चीज को खोने से होता है, भली वो चीज अब किसी काम की ना रही हो। एकदम सही। मान लीजिए किसी को सड़क पर 1000 रुपए मिल जाएं तो उसे खुशी होगी, लेकिन अगर उसकी जेब से 1000 रुपए गिर जाएं तो वो दुख उस खुशी से कहीं ज्यादा गहरा और लंबे समय तक चुभने वाला होगा। और इसी के साथ पछतावे का डर भी जुड़ जाता है। नया कदम उठाने के बाद अगर हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए तो उस पछतावे को झेलने का डर लोगों को पंगु बना देता है। सही बात है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या इंसान प्राकृतिक रूप से ही आलसी और डरपोक है? मेरा मतलब है, अगर कोई स्थिति साफ तौर पर नुकसानदायक है और छोड़ना ही बेहतर है, फिर भी सिर्फ खो देने के डर से उसमें टिके रहना तो बिल्कुल अतार्किक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आलस या डरपोक होना बिल्कुल नहीं है। इसे मानव विकासवाद के नजरिए से समझना होगा। अच्छा, मतलब इवोल्यूशन के हिसाब से। ये आलस नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क की लाखों साल पुरानी सुरक्षा प्रणाली है। आदि मानव के समय में किसी नई और अनजान जगह पर जाने का मतलब सीधे तौर पर अपनी जान को जोखिम में डालना होता था। ओह, तो दिमाग ने ये कोडिंग कर ली कि जो परिचित है उसी में रहो, नया खतरा मोल मत लो। एग्जैक्टली। लोग किसी पुरानी चीज को तब तक नहीं छोड़ना चाहते जब तक उनके पास नई चीज के पूरी तरह से सुरक्षित होने का कोई बहुत ही ठोस सबूत न हो। समस्या ये है कि आज की आधुनिक दुनिया में जहां दांव पर जान नहीं बल्कि करियर और लक्ष्य है, हमारा दिमाग अभी भी उसी पुरानी कोडिंग पर चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यार, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कई बार बदलाव न कर पाने की वजह डर या पुरानी सुरक्षा प्रणाली नहीं होती। कई बार हम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हमें ये झूठा विश्वास होता है कि हम तो पहले से ही एकदम सही रास्ते पर हैं। हाँ, अति आत्मविश्वास वाली स्थिति। हम खुद को बहुत अनुशासित और सक्षम मान बैठते हैं और सोचते हैं कि हमें किसी सुधार की जरूरत ही नहीं है। इस भ्रम को समझने के लिए किताब डनिंग क्रूगर इफेक्ट पर प्रकाश डालती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट मनोविज्ञान का एक बहुत ही आकर्षक और खतरनाक प्रभाव है। ये वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां किसी विषय में कम जानकारी रखने वाले लोग अपनी क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। बहुत देखा जाता है। हाँ, इसका मुख्य कारण ये है कि ऐसे लोगों में मेटाकॉग्निशन की कमी होती है। मेटाकॉग्निशन, इसे थोड़ा और सरल करते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम उसी दिमाग से कोई दस्तावेज प्रूफरीड कर रहे हैं जिसने शुरू में स्पेलिंग की गलतियां की थीं। ये तुलना उस प्रभाव को बहुत सटीकता से दर्शाती है ना? हमारे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है जो अपनी ही गलतियों को पहचान सके, इसलिए हमें लगता है कि हमने जो लिखा है वो एकदम परफेक्ट है। जब किसी इंसान को यह पता ही नहीं होता कि किसी विषय में असल में कितनी गहराई है, तो उसे लगता है कि वो जो थोड़ा बहुत जानता है वही संपूर्ण ज्ञान है, जो कि लीडरशिप में बहुत आम है, जहां लोग अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाते। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत, जैसे जैसे कोई इंसान सच में किसी विषय का विशेषज्ञ बनने लगता है, उसका अति आत्मविश्वास कम होने लगता है, क्योंकि उसे अपनी अज्ञानता की विशालता का एहसास हो जाता है। तो समाधान यही है कि हम हमेशा खुद पर सवाल उठाएं और किसी भी विषय में खुद को पूर्ण न मानें।
इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर हम डैनियल कैनेमैन की प्रसिद्ध किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का विश्लेषण करें, तो वहां एक अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण मिलता है। कैसा दृष्टिकोण? कैनेमैन बताते हैं कि अत्यधिक आत्मविश्वास हमेशा बुरा नहीं होता। हालांकि डनिंग क्रूगर इफेक्ट हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन कभी-कभी यही अत्यधिक आत्मविश्वास एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेरक के रूप में काम करता है। एक प्रेरक के रूप में। लेकिन अगर कोई अपनी क्षमता को गलत आंक रहा है, तो वो तो तबाही की तरफ जा रहा है। इसमें प्रेरणा कहाँ से आ गई? इसे इस तरह सोचिए, अगर हर बड़े आविष्कारक, उद्यमी या लीडर को अपनी सीमाओं और आने वाली मुश्किलों के सांख्यिकीय सच का बिल्कुल सटीक अंदाजा होता, तो क्या कोई भी बड़ा जोखिम लेता? मतलब अगर किसी को पता हो कि किसी नए स्टार्टअप के सफल होने की संभावना केवल 1% है, तो कोई उसे शुरू ही क्यों करेगा? एग्जैक्टली वो अंधा आत्मविश्वास ही होता है जो इंसान को उस 1% संभावना के लिए लड़ जाने की प्रेरणा देता है। अच्छा, तो बाहरी दुनिया से मिलने वाले फीडबैक को स्वीकार करने और खुद के प्रति एक अटूट आत्मविश्वास बनाए रखने के बीच का ये द्वंद्व बहुत ही जटिल है। हाँ, भले ही वो आत्मविश्वास थोड़ा झूठा ही क्यों ना हो। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब कभी-कभी दुनिया को बदलने के लिए अपनी खुद की सीमाओं के बारे में थोड़ा भ्रमित होना भी जरूरी है। सही कहा। खैर, जब हम अपनी झूठी क्षमताओं के इस भ्रम से बाहर आ जाते हैं और सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि हम अपनी वास्तविक शारीरिक और मानसिक सीमाओं को कैसे पार करें। इसके लिए किताब नेवी सील्स के अनुशासन और उनके एक बहुत ही खास नियम का जिक्र करती है। हाँ, मैंने सुना है नेवी सील्स का प्रशिक्षण बहुत कठोर होता है। उनका प्रशिक्षण सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि दिमाग को तोड़ने और फिर से गढ़ने की एक प्रक्रिया है। वे असाधारण मानसिक लचीलापन पैदा करते हैं और यहीं से निकलकर आता है 40% का नियम। राइट। बिल्कुल। यह नियम कहता है कि जब कोई मुश्किल काम करते हुए आपका शरीर कांपने लगता है और दिमाग चीख-चीख कर कहता है कि शरीर पूरी तरह थक चुका है और अब बस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तब क्या होता है? तब वास्तव में उस समय शरीर ने अपनी कुल क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% अभी भी बचा होता है। यार, ये तो कमाल है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कार के डैशबोर्ड पर ईंधन खत्म या एम्प्टी की लाल लाइट जल जाती है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। ड्राइवर घबरा जाता है कि गाड़ी अब किसी भी पल बंद हो जाएगी, लेकिन कार के अंदर अभी भी इतना रिजर्व फ्यूल होता है कि वो कई मीलों का सफर तय कर सकती है। हमारा दिमाग उस डैशबोर्ड की लाइट की तरह है, जो हमें समय से बहुत पहले ही डरा देता है। ये एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत स्पष्ट कर देती है। दिमाग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मुख्य काम शरीर की रक्षा करना और ऊर्जा को बचाना है। वो नहीं चाहता कि हम पूरी तरह से खाली हो जाएं। हाँ, लेकिन उस खाली दिखने वाले टैंक के साथ आगे बढ़ने का जो फैसला है, वही असली मानसिक मजबूती का निर्माण करता है। मतलब जब दिमाग अलार्म बजाता है कि बस अब और पुलअप्स नहीं हो सकते और इंसान खुद पर विश्वास करके 2 पुलअप्स और लगा लेता है। एग्जैक्टली। तो असल में वो अपनी मानसिक सीमाओं को स्ट्रेच कर रहा होता है। वो अपने दिमाग की उस सुरक्षा प्रणाली को सिखा रहा होता है कि अलार्म बजने का मतलब ये नहीं है कि सफर खत्म हो गया है। लेकिन हर किसी को तो नेवी सील नहीं बनना है। हम इससे ज्यादातर लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ऑफिस के काम में या नई स्किल सीखने में इस 40% की क्षमता को अनलॉक करना है। तो किताब इस ओर भी ध्यान दिलाती है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसे हमारी सफलता का एक स्वचालित सिस्टम बनाती हैं। हाँ, क्योंकि अनुशासन कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इंसान सिर्फ एक दिन में हासिल कर ले। बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम है जो रोज की छोटी छोटी आदतों से जुड़कर बनता है। अगर हमारी बुरी आदतें हैं तो वे एक दुष्चक्र बन जाती हैं। तो इसे तोड़ा कैसे जाए? इसी को तोड़ने के लिए किताब में सुबह की दिनचर्या या मॉर्निंग रूटीन पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे बड़े-बड़े लीडर्स करते हैं। हाँ, बराक ओबामा हो या ओपरा विनफ्रे, दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास अपनी सुबह को नियंत्रित करने का एक स्पष्ट और बिना समझौते वाला तरीका होता है। और इस दिनचर्या में जो सबसे अहम बात है, वो है स्नूज बटन दबाने से बचना। बिल्कुल। स्नूज बटन, जिसे हम अक्सर 5 मिनट की अतिरिक्त नींद का तोहफा मान लेते हैं, ये इतना नुकसानदायक कैसे हो सकता है? जब हम अलार्म बजने पर उठने के बजाय स्नूज बटन दबाते हैं, तो हम सिर्फ टालमटोल नहीं कर रहे होते, हम अपने दिमाग के स्लीप साइकिल के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कैसे? स्नूज दबाकर हम फिर से एक नई नींद के चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम 5 या 10 मिनट में पूरा नहीं कर सकते। इनर्शिया या नींद की जड़ता पैदा होती है। ये जड़ता हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कई घंटों तक सुस्त रखती है,
जिससे पूरे दिन हमारे फैसले लेने की क्षमता और इच्छा शक्ति कमजोर रहती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसके अलावा किताब सुझाव देती है कि सुबह 8 बजे से पहले ध्यान करना और कुछ पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ रोज सुबह 10 मिनट किताब के पन्ने पलटने जैसी छोटी चीज सच में हमारी इच्छा शक्ति की बैटरी को बढ़ा सकती है? बिल्कुल बढ़ा सकती है, और इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? जब हम सुबह उठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग रिएक्टिव मोड या प्रतिक्रियात्मक अवस्था में चला जाता है। हाँ, हम बस दूसरों की चीजों पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कुछ पढ़ते हैं तो वो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एकाग्रता और फोकस के लिए प्रशिक्षित करता है। ये एक तरह का वार्म अप है। और इसी तरह दिन के आखिरी घंटे में डिजिटल उपकरणों को बंद करना और बिना किसी उत्तेजक पदार्थ के अच्छी नींद लेना भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। सही कहा। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि इंसान हर वक्त अंदर से मोटिवेशन से भरा रहे। क्योंकि मोटिवेशन तो एक भावना है जो मौसम की तरह बदलती है। एग्जैक्टली। अनुशासन का मतलब है लगातार सही विकल्प चुनना। ये छोटे छोटे कदम एक गति या मोमेंटम पैदा करते हैं जो लंबे समय में चमत्कार करते हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के फायदों को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा अनुशासन केवल काम पूरा करने या करियर में सफलता पाने तक सीमित नहीं है। ये तो इंसान के पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। हाँ, ये हमारे अंदर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा करता है, क्योंकि जब हम खुद से किए गए छोटे छोटे वादे पूरे करते हैं तो हमारा खुद पर भरोसा बढ़ता है। ये हमारे रिश्तों में अखंडता या इंटेग्रिटी कायम करता है। और इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा ये भी है कि एक अनुशासित इंसान दूसरों की आलोचनाओं से जल्दी आहत या ऑफेंडेड नहीं होता। वो पर्सनल नहीं लेता चीजों को। बिल्कुल। वो किसी भी नकारात्मक फीडबैक को अपने अहंकार पर व्यक्तिगत हमले की तरह लेने के बजाय उसे अपने सिस्टम को सुधारने के एक मौके की तरह देखता है। और जैसा कि हमने जीव विज्ञान वाले हिस्से में समझा, एक उच्च आत्मनियंत्रण इंसान को सिर्फ आलसी ही नहीं बचाता, बल्कि नशे या किसी भी तरह के जोखिम भरे व्यवहारों से दूर रखने में एक सुरक्षा कवच का काम करता है। सही बात है। आज की ये चर्चा सच में हमारे अपने ही दिमाग के काम करने के तरीके को पूरी तरह से खोल कर रख देने वाली थी। बिल्कुल। और आज हमने जो कुछ भी डिकोड किया है उसके आधार पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी जरूर बताइए। आज हमने नेवी सील्स के 40% नियम के बारे में बहुत गहराई से बात की। हमने समझा कि कैसे हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए हमें हमारी असली शारीरिक क्षमता तक पहुंचने से बहुत पहले ही एक झूठा अलार्म दे देता है और रोक देता है। हाँ, वो डैशबोर्ड की लाइट वाला उदाहरण। तो जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर विकासवाद और जीव विज्ञान के कारण हमारा दिमाग हमें हमारी शारीरिक सीमाओं के बारे में इस तरह धोखा दे सकता है, तो क्या ये संभव है कि ये हमें हमारी बौद्धिक और भावनात्मक सीमाओं के बारे में भी धोखा दे रहा हो? ये तो बहुत गहरा सवाल है। आपके करियर में, आपके रिश्तों में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में ऐसी कौन सी असंभव दीवारें हैं जिन्हें आप पार नहीं कर पा रहे हैं? क्या वे दीवारें असल में वहां मौजूद भी हैं, या वे सिर्फ आपके दिमाग का एक एनर्जी सेविंग मोड है जो आपको सुरक्षित रखने के नाम पर पीछे खींच रहा है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।